गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ये आपका बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में फॉर्म भरे हैं और पॉलिटेक्निक में पास करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका जो आज हम केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न क्या है प्रीवियस ईयर से लिया गया है। जो कि आपका 2018 जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा हुआ था, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन हुआ था 2018 में, इसी का आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम 30 महत्वपूर्ण केमिस्ट्री क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो आपका 2019 का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का तीनों का सॉल्यूशन के साथ आपका इस चैनल पर अपलोड है। जो 2019 का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको विथ आंसर इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप देखिए। और फिर इसके बाद आपका 2018 का जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो भी आपका इस चैनल पर अपलोडेड है, इसको भी आप देखिए। और ये जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये आपका 31 से स्टार्ट होता है। चलिए तो ये आपका जो खंड 2 में आपका रसायन विज्ञान का प्रश्न होता है, जो आपका सेक्शन 2 में जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो 31 से स्टार्ट होता है और आपका 60 नंबर तक आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। इसके बाद फिर आपका 61 से 90 तक आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो होता है वो आपका 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहता है, 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रहता है और आपका 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहता है। तो आपका 1 से 30 तक फिजिक्स का क्वेश्चन होता है और 31 से लेकर के 60 तक आपका केमिस्ट्री का होता है और 61 से लेकर 90 तक आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है। इस तरह से आपका 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। 31 से लेकर के 60 तक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2018 का जो प्रीवियस ईयर बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, उसका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 31 से शुरू होता है केमिस्ट्री का। चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन है डैश। क्या है? डैश। यहाँ पे खाली जगह है। को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। देखिए कौन सा तत्व है जिसको छोड़कर सभी तत्वों में परमाणु पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन जो है वो सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक अपवाद में है, जो कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सभी तत्व में क्या होता है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए तत्व में मूलभूत कण कितने होता है? 3 कण होता है। तत्व के जो है मूलभूत कण कितना होता है? 3 होता है। परमाणु के जो मूलभूत कण कितना होता है? 3। परमाणु के जो मूलभूत कण है वो आपका है 3 होता है।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और आपका न्यूट्रॉन में उदासीन होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण जो क्या होता है वो केंद्र में रहता है, और केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहता है, परमाणु के नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण वो नाभिक के चारों ओर जो है कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई तरह का आवेश नहीं होता। चलिए इतना तो आप जान रहे हैं। परमाणु के मूलभूत कण कितने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी जानते भी हैं कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया। तो परमाणु का जो 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ये इतना आप जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और हाइड्रोजन में परमाणु संख्या तथा परमाणु भार लगभग समान होता है। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या और परमाणु भार जो क्या होता है, लगभग समान होता है, जो कि आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, परमाणु भार को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, जो कि आपका ए से सूचित किया जाता है, और परमाणु संख्या को जेड से, और आप सभी जानते हैं। चलिए, और परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी क्या आपस में बराबर होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, परमाणु के एक नाभिक कण जो आपका प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए, परमाणु के एक नाभिक कण की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, 2 कण रहता है। अभी हम बताएं, परमाणु के नाभिक में क्या है, कितने कण उपस्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में 2 कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया। परमाणु के नाभिक में 2 कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, अभी तो हम बताएं, प्रोटॉन की खोज किसने किया, आपका गोल्डस्टीन ने। लेकिन गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो आपका आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। जब रदरफोर्ड नहीं रहेगा, देखिए गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रदरफोर्ड का भी श्रेय जाता है प्रोटॉन को खोज करने में, और गोल्डस्टीन, दोनों प्रोटॉन की खोज दोनों ने मिलकर किया है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो दोनों में से जो रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। रदरफोर्ड भी सही हो जाएगा प्रोटॉन की खोज करने में, और गोल्डस्टीन भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन में किस तरह का आवेश होता है, उदासीन, और प्रोटॉन में धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश। प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, जिसके कारण वो नाभिक के केंद्र में रहता है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या होता है, कम होने के कारण वो हल्का होता है, और वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से आप इसका जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, खोज आपको हम पहले बता दिए, ये दूसरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम आपको उसी समय आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको और भी इस तरह का क्वेश्चन को आप सही करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, धातु M के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। देखिए, धातु M है, मान लीजिए सपोज एक धातु M है, ठीक है, तो वो फास्फेट का सूत्र जो है आपका Mp4 है, Mp4। तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसके जो नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपका, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, MnO3 पर होल थ्राइस, MnO3 पर पावर 3, मतलब MnO3 पर होल थ्राइस। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रेट का सूत्र। और आपका फास्फेट का सूत्र क्या होगा, M के फास्फेट का सूत्र क्या होगा, MpO4। तो इस तरह से आपका नाइट्रेट का सूत्र ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह सी सही हो जाएगा, MnO3 पर होल थ्राइस। चलिए, आप सभी जानते हैं
इसके पहले आपको जो क्वेश्चन था कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ नोट है वो आपको बता देते हैं। देखिए, परमाणु के जो एक मौलिक कण जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका नाभिक के केंद्र में उपस्थित रहता है, की खोज 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जो है रदरफोर्ड ने गोल्डस्टीन के साथ मिलकर की। अभी हम बताएं आपको कि जो रदरफोर्ड जो आपका यह जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रोटॉन जो है आपका परमाणु के नाभिक में रहता है, तो इसका खोज जो आपका क्या है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने मिलकर किया। कब? 1911। तो दोनों ने मिलकर 1911 में किया, तो रदरफोर्ड रहेगा या फिर गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर सही हो जाएगा। गोल्डस्टीन भी सही हो जाएगा और रदरफोर्ड भी हो जाएगा, दोनों ने मिलकर किया। प्रोटॉन का जो खोजा है का श्रेय रदरफोर्ड को भी जाता है और गोल्डस्टीन को भी जाता है, क्योंकि दोनों के सहयोग से, दोनों के साथ मिलकर किया है। और कब किया? 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में। और वर्ष 1920 में रदरफोर्ड ने ही परमाणु के इस कण का नाम प्रोटॉन रखा। 1920 में खोज किया, कब? 1911 में, लेकिन उसका नाम कब रखा? 1920 में इसका नाम रखा। 1920 में जो है वो इस कण का नाम रखा, क्या रखा? प्रोटॉन। बात समझ में आया? तो 1911 ईस्वी को रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने दोनों ने मिलकर प्रोटॉन का खोज किया और उसका नामकरण कब किया? 1920 में। तो आप, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन में किस तरह का चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज। चलिए, इसके बाद तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपका था कि फास्फेट में जो धातु M की जो ऑक्सीकरण अवस्था जो आपका क्या है, +3 है। कितना है? +3 होता है। और आपका इसके नाइट्रेट का अनुसूत्र क्या है? MnO3 +। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? देखिए, दो परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध जो बनता है वो किसके कारण बनता है, किसके द्वारा बनता है? तो सहसंयोजक बंध मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो परमाणु, दो एटम के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो वह आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण द्वारा बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनता है, या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि दो एटम जो है के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है दो एटम के बीच, तो वो किसके द्वारा बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। सहसंयोजक बंध, जिसको अंग्रेजी में कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, का जो निर्माण होता है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका संकरण में होता है। संकरण जो हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, संकरण जिसको बोलता है, संकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का योग होता है, या परमाणु कक्षकों का योग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन होता है, या फिर कक्षकों को विघटन होता है, कक्षकों का विघटन होता है। देखिए, संकरण जो होता है, संकरण में क्या होता है? तो संकरण में क्या होता है, पहले संकरण को जानिए, संकरण क्या है, उसके बाद संकरण में क्या होता है उसको जानेंगे। तो संकरण में क्या होता है? देखिए, जब दो या दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के, परमाणु कक्षक मिलकर समान ऊर्जा तथा सदृश आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जो है वो परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिभाषा आपको बता दें संकरण का कि संकरण क्या है। दो या दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा, यानी दो या दो से अधिक समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक मिलकर जो है वो समान ऊर्जा तथा
सदृश आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करता है और इस प्रक्रम को जो है वो परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं। ये आपका एक क्या है, संकरण का परिभाषा है। अब यहाँ पे बोल रहा है परमाणु कक्षकों का संकरण, परमाणु कक्षकों का संकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु कक्षकों का योग होता है, मतलब परमाणु कक्षकों का जो संकरण मतलब योग, तो परमाणु कक्षकों का योग होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संकरण का मतलब होता है परमाणु कक्षकों का योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 का बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका, 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। देखिए क्या बोल रहा है कि किस यौगिक की द्रवित अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो लिक्विड स्टेज होता है। हाँ देखिए पदार्थ की कितनी अवस्था होता है, पदार्थ जो मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे 5 होता है, लेकिन वो मूल रूप से 3 ही होता है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे 5 जैसे, और चौथा में क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है, 5वां में क्या होता है बॉस कंडक्शन आयन होता है। लेकिन आपको मूल रूप से 3 जानना है, पदार्थ के कितनी अवस्था होता है, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो जो द्रवित अवस्था में होता है, जो द्रवित अवस्था में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो यह किस यौगिक यह कौन सा यौगिक होगा, H2O जिसको जल बोलते हैं, HF हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर क्या NH3 अमोनिया, फिर C6H6 जो बेंजीन होता है। तो यहाँ जो किस यौगिक है, किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस जो यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, C6H6 जिसको क्या बोलते हैं, बेंजीन जो है एक यौगिक है जो द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बेंजीन जो हुआ क्या है, द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध जो है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे N, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और आपका ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन जो बंध जो होता है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन। यह क्या है आपका, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन यह क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह क्या है, निगेटिव प्रवृत्ति का यह तत्व है के साथ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H6 ये जो है क्या है आपका, ये आपका इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका किस में नहीं बनता है, C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन जो है वो एक यौगिक है जो द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, दूध है, ठीक है 37 नंबर क्वेश्चन। दूध है, दूध क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा है, या फिर वसा में परिक्षिप्त जल है, या फिर तेल में परिक्षिप्त जल, या फिर जल में परिक्षिप्त तेल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूध क्या है, दूध क्या है, देखिए दूध एक कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है, एक कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था वसा तथा परिक्षेपण माध्यम जल है। देखिए दूध क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जिसमें क्या होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था वसा तथा परिक्षेपण माध्यम में जो क्या हुआ, जल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, जल में परिक्षिप्त वसा, जल में परिक्षिप्त वसा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूध क्या है, तो एक कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था वसा तथा परिक्षेपण माध्यम जल। तो जल में परिक्षिप्त वसा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूध, चलिए क्या है, दूध क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, हैलाइड अयस्क उदाहरण है। हैलाइड अयस्क उदाहरण है किसका, देखिए हैलाइड किसका, हैलाइड एक अयस्क है, वो किसका उदाहरण है, गैलेना, बॉक्साइड, सिनेवार या फिर क्रायोलाइट। तो हैलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है, हैलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है, गैलेना है कि बॉक्साइड है कि सिनेवार है या फिर क्रायोलाइट। देखिए क्रायोलाइट जो है आपका क्या है, हैलाइड अयस्क है। क्रायोलाइट क्या है, वो
हैलाइड एक्स है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 38 का क्या हो जाएगा, डी। हैलाइड जो है क्या हुआ, क्रायोलाइट जो है क्या हुआ, हैलाइड एक्स का है। क्रायोलाइट क्या है, हैलाइड एक्स का उदाहरण है। क्रायोलाइट क्या है, हैलाइड एक्स का उदाहरण है, जिसका सूत्र क्या होता है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है आपका Na3Al और F6, ये क्या आपका क्रायोलाइट का सूत्र है, Na3Al F6, ये क्या है, क्रायोलाइट का सूत्र है जो हैलाइड एस है। अब देखिए बक्साइड जो है आपका, बक्साइड क्या हुआ, ऑक्साइड एस है। बक्साइड क्या हुआ, बक्साइड क्या है, ऑक्साइड एस है। और आपका गैलेना क्या हुआ, सिनेबार। गैलेना जो है वो, जिसका सूत्र, गैलेना का सूत्र क्या होता है, PbS। सिनेबार का सूत्र क्या है, HgS। वो क्या है, सल्फाइड एस का। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, हैलाइड क्या है आपका, हैलाइड एस का उदाहरण कौन है, क्रायोलाइट, जिसका सूत्र क्या है, Na3Al F6। और बक्साइड जो है क्या हुआ, बक्साइड क्या हुआ, ऑक्साइड एक्स है। बक्साइड का सूत्र क्या होता है, बक्साइड का सूत्र होता है आपका Al2O3.2H2O, ये आपका बक्साइड का सूत्र है, Al2O3.2H2O, ये आपका बक्साइड का सूत्र है। और बक्साइड क्या है, वो ऑक्साइड एक्स है। बक्साइड क्या हुआ, बक्साइड ऑक्साइड एक्स का उदाहरण है। बक्साइड जो है वो ऑक्साइड एक्स का उदाहरण है। और सिनेबार और गैलेना, गैलेना का सूत्र क्या होता है, गैलेना का सूत्र होता है आपका PbS, ये वो आपका गैलेना का सूत्र होता है। और वो सिनेबार का सूत्र क्या होता है, HgS, ये आपका क्या है, सिनेबार का सूत्र होता है। गैलेना का सूत्र क्या है, PbS, और सिनेबार का सूत्र है HgS। और वो दोनों का दोनों क्या है, गैलेना और सिनेबार क्या हुआ, सल्फाइड एक्स का उदाहरण है। सल्फाइड एक्स का उदाहरण कौन है, गैलेना और सिनेबार, जो कि सूत्र है PbS और HgS। और बक्साइड किसका उदाहरण है, बक्साइड उदाहरण है आपका सल्फाइड एक्स का। और बक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। और क्रायोलाइट किसका उदाहरण है, तो हैलाइड एक्स का। क्रायोलाइट किसका उदाहरण है, हैलाइड का, जो कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या है, Na3Al F6। तो इस तरह से आप जितना एक्सप्लेन होगा उतना आप अच्छा से आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हैलाइड एक्स किसका उदाहरण है, तो क्रायोलाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, परमाणु संख्या 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। देखिए आपको परमाणु संख्या याद रहेगा, परमाणु संख्या आप जान रहे हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तब आपको पता चलेगा वो किस ब्लॉक में स्थित है, S ब्लॉक में है कि D ब्लॉक में है या फिर P ब्लॉक में है या फिर F ब्लॉक में। तो पहले 55 संख्या किसका है, कौन सा तत्व का है और वो किस ब्लॉक में स्थित है, वो आपको जानना होगा। तो सबसे पहले तत्व जो है आपका, जिसका परमाणु संख्या 55 है, वह कौन सा तत्व है, तो ये आपको जानकारी रखना होगा। ये जो आपका जो पीरियोडिक टेबल में जो आपका तत्व है, तो इसको आप याद रखिए और सभी तत्वों का संकेत याद रखिए और सभी का परमाणु संख्या, हो सके तो द्रव्यमान संख्या भी याद रखिए। तब जाकर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब जान जाइएगा तो आपको पता चलेगा किस ब्लॉक का वह तत्व है, किस ब्लॉक में कौन सा तत्व को रखा गया है। तो 55 जो है, परमाणु संख्या 55, इसका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आपको बना दे रहे हैं। देखिए ये जो आपका जेड जो है, जेड कितना है, 55 है, क्या है 55। जेड का मतलब क्या, परमाणु संख्या 55 है। 55 वाला जेड परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, तो 1 क्या होगा, 1s2, फिर क्या होगा 2s2 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 2p6 होगा, फिर क्या होगा 3s2 होगा, फिर क्या होगा 3p6 होगा। 3p6 जो जानता है वो तो समझ जाएगा, जो नहीं जान रहा है उसके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप जो जान रहा है वो समझ जाएगा। 3p6, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा
2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जानता है तो वो समझ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3D10, फिर आपका क्या हो जाएगा 4P6, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 5S2, फिर क्या हो जाएगा 4D10, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत हो रहा है, 4D10 हो जाएगा, 5P6 हो जाएगा, 6S1। इस तरह से आपका यहाँ तक आपका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाएगा। तो इस तरह का आपका फिर से इसको बना देते हैं, क्योंकि वो छोटा स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब देखिए कैसे होगा, S55 Z55 बोला, क्या हो जाएगा, फिर से हम बना दे रहे हैं 1S2। अब थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, वो 1S2, फिर क्या हो जाएगा 2S2, फिर क्या हो जाएगा 2P6, फिर क्या होगा 3S2, फिर क्या होगा 3P6। देखिए आप सुन के लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा 4S2, फिर इसके बाद क्या होगा 3D10, फिर क्या हो जाएगा 3D10 के बाद क्या हो जाएगा आपका 4P6। देखिए ये आप 12 जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट रहेगा वो तो समझ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका 11-12 में ऐसा है। तो आप 11-12 का चीज़ है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा मैट्रिक पास वाला को। हाँ, तो क्या हो जाएगा 4P6, फिर क्या हो जाएगा आपका 5S2, फिर क्या है 4D10, फिर आपका क्या है 5P6 और लास्ट में आपका 6S1। तो इतना आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी का योग क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि जेड का मान क्या है 55 है। तो लास्ट में जो आपका आया वही आपका होता है कि किस ब्लॉक में है। तो लास्ट में क्या 6S1 आया, 6S1, तो आपका यह क्या हो जाएगा एस ब्लॉक का तत्व है। ये आंसर हो जाएगा, यह एस कक्षक में है, ऑर्बिटल कितना है एस ऑर्बिटल में है, और एस ऑर्बिटल में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है एस का कक्षक में है, एस ऑर्बिटल में जाता है। और इस तरह से आपका ये जो किस ब्लॉक में हो जाएगा एस ब्लॉक का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एस ब्लॉक का है, ऑप्शन नंबर ए में है। 39 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आपका S6S1 आया। तो S1 आया तो किस में चला गया एस ऑर्बिटल में गया। तो एस ऑर्बिटल जाने का मतलब क्या हो गया एस ब्लॉक का वो तत्व होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाता है वो बनाने का जो नियम है उसको आप सीखेंगे कि S1 वो जो अभी जो बताएं उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। तो इसका आंसर होगा एस ब्लॉक का तत्व है ऑप्शन नंबर इसका एस ए हो जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा एस ब्लॉक का तत्व होगा आपका 55 जो परमाणु संख्या वाला तत्व। चलिए अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर। परमाणु भार बढ़ने के साथ जो है वो परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है गलनांक या फिर घटता है या फिर स्थिर रहता है या फिर कोई निश्चित क्रम प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, परमाणु भार बढ़ने के साथ जो है वो क्षार धातुओं का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको जानना होगा क्षार धातुओं का जो आकार वो क्या होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्षार धातुओं का आकार क्या होता है वो बड़ा होता है, तथा इनमें जो अंतर धात्विक बंध कमज़ोर होता है। किसमें क्षार धातुओं में उसका आकार बड़ा होता है, लेकिन उसका अंतर धात्विक बंध जो वो क्या होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। और इनके क्वथनांक गलनांक भी क्या होता है वो कम होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट यह सब क्या वो बहुत कम होता है। अतः तो इस तरह का जो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर भी क्या होता है परमाणु का आकार या परमाणु का भार के बढ़ने के कारण जो क्वथनांक व गलनांक क्या होता है वो घटता है। यहाँ पे क्या होगा घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं के गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गलनांक और क्या क्वथनांक दोनों क्या होता है घटता है परमाणु भार बढ़ने के साथ। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका 41 नंबर क्वेश्चन आपका है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है
क्या है, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है, क्लोरीन, नवजात ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसके मुक्त होने के कारण जो है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण जो है वो किसके मुक्त होने के कारण होता है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 41 का क्या हो जाएगा, सी नवजात ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण जो ऐसा होता है, नवजात ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जब वो क्या है, जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है, जो पुनः जल से अभिक्रिया करके फिर वो क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। और यहाँ नवजात ऑक्सीजन जो वो क्या है, वो जो है वो क्या है, विरंजक के कारण बनती है। तो क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन देता है और फिर पुनः जल से अभिक्रिया करके फिर वो क्या करता है, वो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। और यहाँ जो है नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, वो विरंजक चूर्ण विरंजक के कारण ही बनती है। आपको इसको हम अभिक्रिया में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए CaOCl2 ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण। ये क्या करता है, जल से अभिक्रिया करने से, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, वो बन जाता है आपका CaOH पर हॉल्टवाइज, और क्या बनता है, साथ में क्लोरीन बनता है। क्योंकि विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करता है तो वो CaOH पर हॉल्टवाइज बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में क्लोरीन देता है। फिर जो वो क्या करता है, वो क्लोरीन, फिर क्लोरीन क्या करता है, वो अभिक्रिया कैसे करता है, जल से। फिर क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, आपका HCl बना देता है। तो HCl को बैलेंस करने के लिए क्या, 2HCl और फिर क्या O, क्या हो जाएगा O, जो कि क्या है, वही नवजात ऑक्सीजन है। क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन जो वो क्या है, O है। तो नवजात ऑक्सीजन जो मुक्त करता है वो क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन जो वो विरंजक के कारण ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन। विरंजक चूर्ण विरंजक गुण जो है वो नवजात ऑक्सीजन मुक्त होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 41 का। चलिए अगला प्रश्न आपका, मार्स गैस में मुख्यतः होती है। देखिए मार्स गैस में और भी बहुत सारा गैस होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से क्या होता है, वो मेथेन गैस होता है, मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। मार्स गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन गैस होता है, मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है CH4। और भी गैस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 भी होता है। क्या होता है, मार्स गैस में क्या होता है, CO2 गैस भी होता है। तो इस तरह से CO2 गैस वो क्या होता है, वो अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है, मार्स गैस में CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है, यानी कम मात्रा में होता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन गैस होता है, किसमें, मार्स गैस में। चलिए इसलिए मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और ऐसे होता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो क्या है, अल्प मात्रा में होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न आपका है, एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एल्कोहल और अम्ल, एल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो है वो किसी अन्य अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर देते हैं। क्या देते हैं, एस्टर देते हैं। और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण में एल्कोहल अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण। क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण। और 43 का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि इसका परिभाषा क्या बताएं, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से किसी अन्य अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो आंसर तो आपको स्पष्ट हो गया कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो एस्टरीकरण। और आपका जो एस्टरीकरण में जो है अल्कोहल अम्ल तथा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्या है, वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो स्पष्ट हो गया कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही हो जाएगा। अब सिरके में उपस्थित अम्ल, देखिए सिरका किसको बोलता है, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल को सिरका बोलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का, हाँ ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, इसको एथोनिक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। 44 का आंसर हो जाएगा ए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्यों कि सिरका किसको बोलता है, एसिटिक अम्ल को, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथोनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड को ही जो है वो सिरका कहते हैं, और सिरका का जो एथोनिक अम्ल का एसिटिक एसिड को, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथोनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सिरका का सूत्र है, जिसको हम एसिटिक एसिड या फिर एथोनिक अम्ल भी कहते हैं, किसको, सिरका को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था, और इस तरह से 44 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब अगला प्रश्न आता है आपका 44 हो गया। अब आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो आप समझ गए हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है कि सिरका जो है क्या आपका एसिटिक अम्ल या फिर एथोनिक अम्ल को ही सिरका कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। आप लोग जान गए कि जल में जो 8 से 10% जो एसिटिक अम्ल होता है उसको क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। जल में जो 8 से 10% जो एसिटिक अम्ल जो होता है, जल में 8 से 10% एसिटिक अम्ल का विलयन को सिरका कहा जाता है, जो कि आपका एसिटिक अम्ल या एथोनिक अम्ल उसी को बोलता है, जिसका सूत्र क्या है, CH3COOH। चलिए वो आपका 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। देखिए पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, एक अलावा है, जो आपका क्या क्या धातु मिलकर पीतल को बनाया जाता है, या क्या क्या धातु मिलकर बनता है। तो सोना और तांबा और जिंक, सिल्वर और जिंक, या फिर तांबा और एल्युमिनियम। तो पीतल जो आपका क्या है, पीतल जो है कॉपर तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। क्या होता है, पीतल जो है आपका कॉपर प्लस जस्ता, जिसको जेडन बोलते हैं, जिंक। तो पीतल जो है क्या है, कॉपर और जस्ता, यानी कॉपर का मतलब तांबा और जस्ता, इसको जिंक बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बनता है, वो पीतल बनता है। तो कहाँ पर है कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक मिलके क्या बनता है, वो पीतल बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल, तांबा और जिंक, तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, तो तांबा और जिंक मतलब कॉपर और जिंक, इसका संकेत क्या होता है, तांबा का Cu और जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। ये दोनों मिलके क्या बनता है, पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल। तो इसका हम ट्रिक भी बता देते हैं, क्या होता है पीतल का। पिताजी, क्या याद रखेंगे, पिताजी, पी से क्या हो गया, पिताजी हो गया, और ता से क्या होगा, तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक मिलके क्या बनता है, पीतल बनता है। पिताजी को याद रखेंगे, इससे आपका पीतल का जो पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या धातु मिल के बनता है, तो वो आपको पिताजी का ट्रिक से आप याद रख लेंगे। पिताजी, तांबा और जिंक। पी से हो गया पीतल, और ता से हो तांबा, और जी से जिंक, जिसको तांबा और जिंक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तांबा को कॉपर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे ये जो पीतल जो आपका है, पीतल में जो आपका कॉपर और जस्ता जो मिलता है, तो कॉपर जो आपका 70% होता है, और आपका जस्ता 30% होता है। तो कॉपर अधिक होता है, कॉपर 70% और जस्ता 30%, दोनों मिलके क्या बनता है, वो पीतल बनता है। चलिए तब 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है,
अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन, उदासीनीकरण, निर्जलीकरण या फिर आयनन। तो जल जो है जब अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है तथा लवण व जल बनाते हैं। और H+ आयन जो अम्ल से प्राप्त होता है और OH आयन जो आपका क्षार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूर्णतया जो है वो क्या हो गया, वो उदासीन होने के कारण यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण, क्योंकि वो जल जो है वो, तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण बनाता है, मतलब जितना अम्ल का निर्माण करता है उतना ही क्या करता है वो क्षार का भी निर्माण करता है, और दोनों क्या होता है? बराबर होने के कारण क्या हो गया? वो उदासीनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, उदासीनीकरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है, कौन सा एक धातु है? देखिए नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और सोडियम। देखिए तो यहाँ पर आपका सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये क्या है? और धातु है। तो आपका सोडियम क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम, Na, जिसका संकेत क्या होता है? Na। बाकी जो है नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन क्या है? वो और धातु है। और आप जानते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है? वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वो डेवलप कर लेता है। और जो है आपका, और बाकी जो है वो क्या होता है? और धातु क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है? वो ऋणायन बना लेता है, और ऋणायन प्रवृत्ति की होती है। तो यहाँ पे आपका सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। सोडियम क्या है? एक धातु है। चलिए अगला प्रश्न, जिसका संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 23। चलिए अगला प्रश्न आपका, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाते हैं? SOCl2, SOCl3, SO2Cl2, SOCl। सल्फर डाइऑक्साइड जो हुआ क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है, जो किसका सूत्र होता है? SO2Cl2, SO2Cl2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है SO2 और Cl2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका अभिक्रिया को हम बता दे रहे हैं। SO2 किससे अभिक्रिया करा रहा है? क्लोरीन से। तो क्या बनाएगा आपका? SO2 और आपका Cl2, ये आपका बनाएगा। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2 मतलब क्लोरीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है SO2Cl2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। देखिए अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र H2SO4, CaO या फिर CaOH पर हॉल्टवाइज या फिर P4O10। देखिए अमोनिया जिसको NH3 बोलते हैं, अमोनिया को शुष्क करने के लिए जो है बिना बूझे जो सूत्र क्या होता है? CaO का प्रयोग किया जाता है। तो आपका CaO आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी आपका इसको काली चूना बोलते हैं। तो अमोनिया को शुष्क बनाने के लिए जो है वो आपका काली चूना का प्रयोग किया जाता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaO। ऑप्शन नंबर सी इसका
आंसर हो जाएगा। अमोनिया को शुष्क करने के लिए जो है बिना बूझे चूना, जिसका सूत्र होता है CaO का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपका है कॉपर पायराइड का सूत्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कॉपर पायराइड का सूत्र, देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र जो आपका क्या है, CuFeS2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, CuFeS2। ये क्या है, CuFeS2 ये क्या है, कॉपर पायराइड का सूत्र है। और आपका Cu2S, ये जो आपका Cu2S ये क्या है, कॉपर ग्लांस का सूत्र। ये आपका क्या है, ये आपका कॉपर ग्लांस का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का सूत्र है। Cu2S वो कॉपर ग्लांस का सूत्र है। और आपका जो Cu2O वो आपका क्या है, क्यूप्राइट। यह किसका सूत्र है, क्यूप्राइट। ये इसका सूत्र है क्यूप्राइट। यह आपका जो सूत्र है आपका क्या है, क्यूप्राइट। Cu2O जो है वो इसका सूत्र है क्यूप्राइट का। और Cu2S क्या है, कॉपर ग्लांस का सूत्र है। और आपका जो यह CuCO3.CuOH ये आपका किसका सूत्र है, मेलेकाइट। क्या हुआ, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका किसका सूत्र है, मेलेकाइट। तो इस तरह से आपको जितना आप अच्छा से वीडियो को देखेंगे, जितना एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, वीडियो को रोक के आप लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें। क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जो कि जितना हो सके। तो इसका यहाँ पे पूछा है कॉपर पायराइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी नंबर किसका सूत्र है, कॉपर ग्लांस का। और सी नंबर किसका सूत्र है, क्यूप्राइट का। और डी नंबर क्या है, मेलेकाइट। तो इस तरह से आपका चारों ऑप्शन को हम कोशिश करते हैं यह एक्सप्लेन करने का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 और इधर 2Al और इधर आप आगे उत्पाद में आपका Al2O3 + 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। आप जानते हैं यहाँ पे Fe2O3 जो आपका अभिक्रिया कर रहा है किससे, एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराने, एल्युमिनियम से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ पे Fe क्या था, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था, लेकिन जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया तो क्या कर दिया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ आ गया और Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पर देखिए FeO3 F लोहा किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब ऑक्सीजन लोहा किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब उसमें एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराया तो एल्युमिनियम आ गया ऑक्सीजन के साथ और किसको विस्थापित कर दिया, लोहा को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जब विस्थापित कर दिया लोहा को तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्रारूपिक तत्व। देखिए निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व है Na जिसको सोडियम बोलते हैं, K पोटेशियम और Sc स्कैंडियम और He हीलियम। तो इनमें से किस तत्व को प्रारूपिक तत्व कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम तत्व को जो है प्रारूपिक तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, सोडियम। इसका संकेत क्या होता है, Na। तो ये क्या है, याद रखना है कि प्रारूपिक तत्व किसको कहता है, सोडियम को, जिसका संकेत क्या है, Na। देखिए प्रारूपिक तत्व होता क्या है, जो तृतीय
आवर्त के जो तत्व है वह क्या कहलाता है? प्रारूपिक तत्व। जो तृतीय आवर्त मतलब जो तीसरा पीरियड में जो रहता है, आप जानते हैं कि पीरियड और पीरियड की आवर्त कितना होता है, वर्ग कितना होता है, तो इस तरह का चीज़ आपको आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। जो तीसरा आवर्त का जो तत्व होता है उसको क्या बोलते हैं? तीसरा आवर्त जो होता है, तृतीय आवर्त का जो तत्व होता है उस तत्व को क्या कहा जाता है? प्रारूपिक तत्व। और सोडियम क्या हुआ? तीसरी आवर्त में सोडियम को जगह दिया गया है पीरियोडिक टेबल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तृतीय आवर्त के तत्व को प्रारूपिक तत्व कहते हैं और सोडियम क्या है? वो प्रारूपिक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, आप इतना पढ़ लीजिएगा कि आवर्त क्या है, फिर क्या है आवर्त की संख्या कितना होता है, फिर क्या आपका समूह की संख्या कितना होता है। यदि आपका आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको जानकारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा? का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऐसे भी क्या है बहुत सारा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वीडियो का लेंथ तो ऑलरेडी बड़ा होगा ही, लेकिन और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा? और भी बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाएगा, जो कि आपके लिए तो जितना हो सकता है आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन उसको तो क्लियर कर देंगे ना, बाकी तो जितना हो सकता है करने का हम कोशिश करते हैं। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, आवर्त 2A के जो तत्व क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा, क्षारीय मृदा, या फिर क्षार धातुएं, या फिर दुर्लभ धातुएं। जो आवर्त 2A का जो तत्व वो क्या कहलाता है? तो आवर्त 2A का जो तत्व है वो क्या कहलाता है? तो आवर्त 2A जो वर्ग के जो तत्व है वह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो यह क्या कहलाएगा? क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त 2A मतलब सेकेंड आवर्त का जो ए ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं तथा इनके ऑक्साइड जो क्या होता है? मृदा होते हैं, अर्थात मृदा के समान उच्च गलनांक वाला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। किसको? आवर्त 2A के सभी तत्व को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातुएं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? कोल, तार, पेट्रोलियम, या फिर ए और बी दोनों, कोल, तार और पेट्रोलियम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत क्या है आपका? क्या हो जाएगा? 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कोल, तार भी हो जाएगा और आपका पेट्रोलियम भी हो जाएगा। ये दोनों क्या है? वो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? कोल, तार और पेट्रोलियम। तो इस तरह से दोनों आंसर का सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, कोल, तार भी और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल, तार और पेट्रोलियम दोनों। यह क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन बता रहा है। आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। वैसा परिवर्तन जो वो फिर से दोबारा वो प्राप्त किया जा सकता है उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद वो फिर पुनः अपनी प्रारंभिक रूप में वो वापस नहीं आ सकता, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर बोल रहा है कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, बोल रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं बोल रहा, मतलब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक का बात कर रहा है। रासायनिक का मतलब क्या हो गया? रासायनिक का मतलब क्या हो गया? रासायनिक का मतलब जो हो गया, रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः वह फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में वो नहीं आ पाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन नहीं का मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या है? जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण, जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण, तो यह तब का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर बर्फ़ के पिघलने से जल का प्राप्त होना, जल में नमक का घुलना, या फिर आपका है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG का दहन।
द्रवित पेट्रोलियम का गैस का शॉर्ट नेम क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दहन। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 55 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दहन। जो एलपीजी गैस को जब बर्निंग होता है, जलता है, वो क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वह रासायनिक परिवर्तन है। एक बार जलने पर वह फिर से वो एलपीजी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वह द्रवित पेट्रोलियम का जलना क्या हुआ? आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार जलने पर वो फिर से वह एलपीजी गैस प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब ऐसा हो जाता तो फिर तो गैस महंगा ही नहीं होता ना, तो क्योंकि बार बार वो प्राप्त हो जाता। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो आपका, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? एलपीजी गैस, जो इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस और शॉर्ट में एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस का जो दहन क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको फिर से वो उस रूप में लाया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है और वह फिर से वह उस रूप में वापस नहीं लाया जाता है, नहीं लाया वापस कर पाएगा, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको फिटकरी का सूत्र पूछ दिया है, फिटकरी का सूत्र पूछ दिया है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 56 अब देखिए फिटकरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो यहाँ पर किस में है? K2SO4 फिर क्या है? Al2SO4 पर होल थ्राइस और डॉट 24H2O। तो इस तरह से 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी जब क्या हुआ? फिटकरी का सूत्र है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो फिटकरी में जो जल का कितना अणु मौजूद होता है? तो 24। ऐसे भी पूछ सकता है फिटकरी में जल का कितना अणु रहता है? तो 24। कितना रहता है? 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 पर होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ऑप्शन नंबर सी क्या वो फिटकरी का सूत्र है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा? 57 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? इसका पूछ रहा है कि पीएच मान कितना होगा? पीएच मान इसका ये जो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 1 × 10⁻⁻12 जो है मोल पर लीटर है। तो बिलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2। पीएच मान कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगला प्रश्न आपका 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से प्रबल क्षार, देखिए COH होल ट्वाइस, NaOH, MgOH, NH4OH सभी क्या है? क्षार है। क्षार का वजन क्या है? OH आयन रहेगा, OH ऋण आयन रहेगा, तो क्या होता है? वो क्षार होता है। जितना भी जो आपका OH ऋण आयन जो होता है वो क्या होता है? वो क्षार के पहचान है, क्षार होने का पहचान है। तो ये सभी क्या है? वो क्षार है, सभी क्षार है। COH पर होल ट्वाइस, NaOH, MgOH और फिर NH4OH ये सभी क्या है? क्षार है। तो इसमें से प्रबल क्षार क्या है? स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या हुआ? सबसे प्रबलतम क्षार है।
NaOH जो है वो क्या सबसे प्रबलतम क्षार है, जिसका pH मान कितना होता है 14। इसका pH मान कितना होता है 14। ये क्या है सबसे प्रबलतम क्षार है NaOH, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका pH मान सबसे अधिक होता है वो क्या होता है प्रबलतम क्षार होता है। तो NaOH क्या है वो प्रबलतम क्षार है, जिसका pH मान क्या है 14। तो चलिए अगला प्रश्न आपका, किसी अम्ल के जल विलयन में होते हैं, किसी अम्ल के जल विलयन में क्या होता है, किसी अम्ल के जल विलयन में क्या होता है H+ आयन, H3O+ आयन, H2O+ आयन और फिर A और B दोनों। तो जो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा 59 का जो आंसर होगा आपका H3O+, H3O+। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। किसी अम्ल के जल विलयन में H3O+ होता है। जल विलयन जो होता है आपका, जल विलयन जो आपका अम्ल से प्राप्त होता है जो H+ आयन, और जल के साथ जो संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन जो बनाता है H3O+ आयन। तो इस तरह से जो है आपका क्या है अम्ल के जो जल विलयन में जो है केवल H3O+ आयन ही उपस्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न, ABC तथा D विलयनों में pH मान क्रमशः दिया है 11, 9.5, 3.5 और 6.5। इसमें से कौन सर्वाधिक विलयन है, सर्वाधिक क्षारीय विलयन। तो जिसका pH मान अधिक होगा क्या होगा वो सबसे सर्वाधिक क्षारीय होगा। तो सबसे pH मान अधिक किसका है 11 का, 11 किसका है A का। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा 60 का A हो जाएगा। जिसका pH मान अधिक होगा वह सबसे प्रबलतम क्षार होता है। तो pH मान सबसे अधिक कितना है 11, जो कि क्या है A का है। तो A आपका जो A का जो है क्षारीय विलयन होगा, क्योंकि वह सर्वाधिक क्षारीय विलयन किसका होगा A का, क्योंकि सबसे अधिक इसका pH मान है। जिसका सबसे अधिक pH मान होगा वो क्या है वो सबसे प्रबल क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। A में क्या है A धातु है, A तत्व है, A तत्व का जो है pH मान सबसे अधिक है। A जो विलयन है वह क्या है इसका pH मान सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक होगा वही क्या होगा सर्वाधिक क्षारीय विलयन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A में A तत्व है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 30 आपका MCQ क्वेश्चन था जो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। इसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 मोस्ट VVI क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था, जो आपका 2018 में जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और आप जितना अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर करेंगे उतना आपका पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को आप अच्छा से पास करना चाहते हैं उसका प्रीवियस ईयर अधिक से अधिक प्रीवियस क्वेश्चन को आप करके जाइए और आपका अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर को आप अच्छा से कर लीजिए तो सभी एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।